सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह अपने बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेज में बायोलॉजी का लेसन नंबर 5th चल रहा था और इस 5th लेसन के 3-4 पॉइंट हो चुके थे। इसमें आपका विसरण हो चुका है, पारगम्यता हो चुका है, परासरण हो चुका है। इसके अलावा जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन, जिसे प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, ये हो चुका है। और एक पॉइंट हो चुका है आपका जो दाब था, जिसको अपन परासरण दाब कहते हैं, ये दाब अपन पढ़ चुके थे कल। तो आज का पॉइंट है कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाब। आज का पॉइंट है कोशिका में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के दाब। यानी एक कोशिका होती है और उस कोशिका के रस में कौन कौन से दाब उत्पन्न होते हैं, ये अपने देखेंगे। और मेनली ये दाब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है देखो, एक तो है आपका परासरण दाब, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दूसरा जो दाब है वो है स्फीत दाब, और इसी को भित्ति दाब भी कहते हैं। स्फीत दाब को यहाँ पर टारगेट प्रेशर बोलते हैं और भित्ति दाब को यहाँ पर वॉल प्रेशर बोलते हैं। और तीसरा आता है विसरण दाब न्यूनता, और इसे दर्शाया जाता है डीपीडी से। ये 3 प्रकार के दाब हैं। एक है प्रासरण दाब, एक है स्फीत दाब व भित्ति दाब, और एक है विसरण दाब न्यूनता। इनमें से प्रासरण दाब के बारे में पिछले वीडियो में बताया था मैंने आपको, और पिछले वीडियो में प्रासरण दाब की परिभाषा बताई थी। क्या थी वो परिभाषा? वो परिभाषा ये थी उसमें बताया था कि शुद्ध जल या शुद्ध विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर उपस्थित घोल या विलयन में जाने से रोकने वाला जो बल होता है, दाब होता है, जो उन जल के अणुओं को झिल्ली के दूसरी ओर उपस्थित विलयन में जाने से रोकता है या रोकने के लिए आवश्यक होता है, उस दाब को कहते हैं परासरण दाब। और जो परासरण दाब होता है वो विलेय अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्थात OP समानुपाती विलेय अणुओं की सांद्रता। आपको मैंने ये बताया था जो OP है वो समानुपाती होता है विलेय अणुओं की सांद्रता। ये अपन ने कल देखा था। यानी यदि विलेय अणुओं की सांद्रता बढ़ती है तो परासरण दाब बढ़ता है, और विलेय अणुओं की सांद्रता कम होती है तो परासरण दाब में क्या आती है? कमी आती है। ये कल अपन ने देखी। आज अपन देखते हैं सेकंड जो है वो है स्फीत दाब। सेकंड जो है वो है स्फीत दाब व भित्ति दाब। स्फीत दाब को टारगेट प्रेशर बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में अपन लिखते हैं TP से, और भित्ति दाब को वॉल प्रेशर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं WP। क्लियर? अब ये स्फीत दाब क्या होता है, भित्ति दाब क्या होता है, ये देखिए। जैसे मान लीजिए ये कोई पात्र है, ये मान लीजिए कोई पात्र है, ये पात्र है, और इस पात्र में
आपने जल भर रखा है, क्या भर रखा है, जल, ठीक है। अब क्या करोगे आप, इस पात्र के अंदर ये एक पादप कोशिका रखोगे, क्या रखते हैं अपन, पादप कोशिका। अब इस कोशिका के चारों तरफ क्या होती है, कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति। ये तो हो गई आपकी, ये तो हो गई कोशिका भित्ति, क्या हो गई, कोशिका भित्ति। और ये क्या हो गई, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। और ये अंदर हो गया इस कोशिका का कोशिका द्रव्य, जिसको कोशिका रस भी कह सकते हैं। ये है कोशिका रस, और ये बाहर क्या है, जल है, क्या है, जल। आपको पता है कि बाहरी विलयन की सांद्रता कम है, जबकि कोशिका रस की सांद्रता क्या है, ज्यादा है। अब सांद्रता में अंतर होने के कारण बाहर के पात्र में पाए जाने वाला जो जल होगा वो लगातार क्या होगा, अंदर आएगा। जब लगातार अंदर आएगा तो आपको पता है ये कोशिका क्या होगी, फूलने लगेगी, कोशिका क्या होगी, फूलने लगेगी। और इस कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले जो जल के अणु हैं, ये जल के अणु इस कोशिका झिल्ली के ऊपर बाहर की तरफ क्या लगाते हैं, दबाव लगाते हैं, जिसके कारण से ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये अच्छी तरह खिंच जाती है, फूल जाती है। तो इन जल के अणुओं के द्वारा कोशिका झिल्ली पर जो दाब लगाया जाता है उस दाब को कहते हैं स्फीत दाब। क्या कहते हैं उसे, स्फीत दाब। तो मैंने क्या कहा कि जल अणुओं द्वारा कोशिका झिल्ली पर बाहर की ओर लगाए गए दाब को कौन सा दाब कहते हैं, स्फीत दाब। और जब स्फीत दाब लगता है तो कोशिका अपना पूर्ण आकार ग्रहण कर लेती है, और उस कोशिका को कहते हैं स्फीत कोशिका। क्या कहते हैं, स्फीत कोशिका। और स्फीत दाब के कारण जो कोशिका होती है वो एकदम खिंची रहती है, एकदम फूली हुई रहती है। क्लियर। अब आप कहोगे साहब लगातार यदि जल प्रवेश करता रहेगा तो फिर कोशिका फूलती रहेगी, और यदि फूलती रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि वो कोशिका फट करके क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और पादप कोशिका अपना एक निश्चित आकार ग्रहण करके रखती है, एक निश्चित आकार होता है उसका। अब वो आकार क्यों बना रहता है उसका समझिए। अब आपको पता है लगातार ये जो झिल्ली होगी वो बाहर की तरफ प्रेशर लगाएगी, बाहर की तरफ फैलेगी। आपको पता है जब झिल्ली बाहर की तरफ फैलेगी तो इस झिल्ली का दबाव किसके ऊपर लगेगा, इस झिल्ली का दबाव लगेगा किसके ऊपर, इस बाहर वाली कोशिका भित्ति के ऊपर। किसके ऊपर लगेगा, कोशिका भित्ति के ऊपर लगेगा। अब कोशिका भित्ति क्या करेगी, ये कोशिका भित्ति इसके वापस से विपरीत दिशा में क्या लगाएगी, दबाव लगाएगी। अर्थात ये कोशिका भित्ति इस कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या लगाएगी, दबाव लगाएगी। और वो दबाव कितना होगा, वो दबाव होगा स्फीत दाब के बराबर। कहने का मतलब है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो जल के अणुओं के कारण बाहर की तरफ दबाव लगाती है, कोशिका भित्ति की तरफ दबाव लगाती है, तो वो दाब होता है स्फीत दाब। कौन सा होता है, स्फीत दाब। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति उस स्फीत दाब को नियंत्रित करने के लिए विपरीत दिशा में वापस कोशिका झिल्ली पर दबाव लगाती है, और वो दाब कहलाता है भित्ति दाब। क्या कहलाता है, भित्ति दाब। तो कोशिका भित्ति के द्वारा बाहर से अंदर की तरफ अर्थात अभिकेंद्रीय जो बल लगाया जाता है वो कहलाता है भित्तीय दाब। और कोशिका झिल्ली के द्वारा कोशिका भित्ति पर जो बाहर की तरफ अब केंद्रीय रूप से जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं स्फीत दाब। और स्फीत दाब और जो भित्तीय दाब होता है ये दोनों बराबर रहता है, और दोनों बराबर रहने के कारण पादप कोशिका का एक निश्चित आकार पाया जाता है। तो इस प्रकार से अपने स्फीत दाब और भित्तीय दाब समझ में आ गया होगा।
अब अगला चलता है, अगला जो पॉइंट आता है वो है विसरण दाब न्यूनता। वो है, देखिए अगला पॉइंट है विसरण दाब न्यूनता, जिसे डीपीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीडी। विसरण दाब न्यूनता क्या होती है? देखिए, शुद्ध जल होता है या शुद्ध विलायक होता है, उसका विसरण दाब अधिकतम होता है। उसका विसरण दाब क्या होता है? अधिकतम। क्लियर? लेकिन जब कोई विलयन होता है तो उस विलयन का जो प्रासरण दाब, जो विसरण दाब होता है वो थोड़ा कम पाया जाता है। यानी उस शुद्ध विलायक की तुलना में किसी विलयन का विसरण दाब क्या होगा? कम होगा। अब विलयन का विसरण दाब कम क्यों होता है? वो कारण होता है कि उस विसरण में पाए जाने वाले विलेय अणुओं की मात्रा पर। यदि विलेय अणुओं की मात्रा ज्यादा होती है तो उतना ही विसरण दाब क्या होगा? कम होगा। क्लियर? यहां देखिए आप, जैसे मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, ये मान लीजिए दो पात्र हैं। यहां पर आपने अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी और इसमें भी क्या लगा दी? अर्धपारगम्य झिल्ली। यहां पर आपने चीनी का घोल भरा हुआ है। यहां क्या है? चीनी का घोल। चीनी का घोल, इसका मतलब क्या? विलयन ही तो है ये। क्या है ये? विलयन। और इस चैम्बर में भी क्या भरा हुआ है? इसमें भी क्या है? चीनी का घोल। और ये भी मान लीजिए क्या है? विलयन। दोनों की सांद्रता मान लीजिए बराबर है। यहां पर आपने, यहां पर क्या भरा है? यहां केवल आपने भरा है शुद्ध विलायक। यहां क्या भरा है? शुद्ध विलायक, या ये कहूं मैं शुद्ध जल भरा हुआ है। शुद्ध जल। यहां पर विलयन है, यहां विलयन है, लेकिन सांद्रता क्या है? अलग अलग। विलयन है, इसका मतलब है इसमें विलायक है और विलायक में क्या घुले हुए हैं? विलेय। क्या घुले हुए हैं? विलेय। यहां पर ओनली फॉर क्या है? विलायक। आपको पता है कि जब यहां पर विलायक होंगे, केवल शुद्ध जल के अणु ही हैं, तो फिर ये जल के अणु तेजी से किस में जाएंगे? इसमें जाएंगे, और जाएंगे वो फास्ट जाएंगे। इसका मतलब है शुद्ध जल का जो प्रासरण दाब, विसरण दाब है वो क्या है? मैक्सिमम है। लेकिन यहां पर जब विलायक में क्या मिला दिए? विलेय मिला दिए। जब विलायक में विलेय मिला दिए जाते हैं तो फिर इसका मतलब है इन दोनों की सांद्रता में ज्यादा अंतर नहीं होता है। और ये जो विलायक के अणु हैं वो, वैसे देखो तो यहाँ पर सांद्रता इसकी कम है, इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा। इधर जल के अणु कम है, इधर जल के अणु क्या है? ज्यादा है। तो जल के अणुओं की सांद्रता में अंतर होने के कारण जल के अणु एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में तो जाएंगे, लेकिन इनके जाने की जो स्पीड होगी, जो रेट होगी, वो क्या होगी? कम होगी। तो इधर से इधर जब जल के अणु जाएंगे तो वो थोड़े इसकी तुलना में इधर वाले जल के अणु क्या होंगे? धीमे जाएंगे। इसका मतलब विस्तरण दाब क्या हो गया? कम। तो यहां पर जो विस्तरण दाब है, ये जो विस्तरण दाब है वो क्या है? कम है। और इधर वाले का विस्तरण दाब क्या है? विस्तरण दाब क्या है? अधिक। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के विसरण दाब में जो अंतर पाया जाता है, शुद्ध विलायक या शुद्ध जल और किसी विलयन के विसरण दाब में जो अंतर पाया जाता है, और वो अंतर कहलाता है विसरण दाब न्यूनता। क्या कहलाता है? विसरण दाब न्यूनता। और जो विसरण दाब न्यूनता है, ये विसरण दाब न्यूनता विलायक के अणुओं को अवशोषित करने का सूचक होता है। क्या कह रहा हूं मैं दोबारा? पहले बात तो ये समझिए कि विसरण दाब न्यूनता क्या है। मैं कह रहा हूं कि शुद्ध विलायक या शुद्ध जल की तुलना में किसी विलयन का जो विसरण दाब
इन दोनों में जो अंतर पाया जाता है, इस अंतर को ही क्या कहते हैं? विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता डिपेंड करती है विलेय अणुओं की मात्रा पर। आपको यह भी पता है विसरण दाब न्यूनता है वो विसरण दाब न्यूनता विलायक अणुओं को अवशोषित करने का क्या है? सूचक है। और इस विसरण दाब न्यूनता को ही अपन क्या कहते हैं? चूषण दाब कहा जाता है। कौन सा दाब कहा जाता है? चूषण दाब। क्लियर? यहां तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। क्लियर? अब आता है, आपको दाब मैंने तीनों बता दिए, प्राशन दाब बता दिया, स्फीत दाब और भित्ति दाब बता दिया, विसरण दाब न्यूनता बता दिया। अब आता है विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध। पॉइंट आता है विभिन्न दाबों में संबंध। देखो अपने पास 3 दाब आए हैं। एक आया है ओपी, एक आया है टीपी और एक आया है डीपीडी। ये 3 दाब आए हैं। ये दाब तो क्या है? ये दाब तो है परासरण दाब, ठीक है। ये दाब है स्फीत दाब और ये दाब है विसरण दाब न्यूनता। ये 3 दाब ही तो है, क्योंकि भित्ति दाब तो स्फीत दाब का ही पार्ट है। अब इन तीनों में एक तो सीधा संबंध कई बार कंपटीशन में पूछ लेता है, तीनों में क्या संबंध पाया जाता है? तो सीधा एक संबंध तो ये बताता हूं आपको। देखो डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। एक संबंध तो ये है डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। क्लियर? इस चीज को आप ध्यान में रखना, ये एक संबंध है। अब यहां पर 2 कंडीशन लेंगे, एक तो लेंगे सलथ अवस्था और एक लेंगे स्फीत अवस्था। कई बार कंडीशन दे करके और संबंध पूछ लेता है, कंडीशन देता है फिर संबंध पूछता है। तो एक बार तो लेंगे अपन सलथ अवस्था और एक बार लेंगे अपन स्फीत अवस्था। सलथ अवस्था का मतलब होता है जब कोशिका के अंदर जल की कमी होती है और वो कोशिका ढीली ढाली अवस्था में होती है। क्लियर? एक लेंगे अपन स्फीत अवस्था। स्फीत अवस्था का मतलब होता है जब कोशिका अपना पूर्ण आकार ग्रहण किए हुई होती है, उस समय होता है। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन लेंगे अपन सलथ अवस्था। सलथ अवस्था का मतलब यह होता है जब कोशिका में जल की कमी होती है। जल में कोशिका की कमी होगी। आपको मैंने बताया था कि जब किसी कोशिका को पानी के अंदर रखा जाता है, जल में रखा जाता है, तो बाहरी विलयन और कोशिका रस की सांद्रता में अंतर के कारण बाहर से जल लगातार कोशिका में प्रवेश करता रहता है। लगातार कोशिका में प्रवेश करते रहने के कारण कोशिका आकार में क्या होती है? फूलती जाती है। जल के अणु अंदर लगातार प्रवेश करते रहेंगे। उन जल के अणुओं के द्वारा कोशिका झिल्ली पर दाब लगाया जाता है और उस दाब के कारण कोशिका फूलती जाती है। वो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति पर बाहर की तरफ दबाव उत्पन्न करती है और उस दाब को कहते हैं स्फीत दाब। क्लियर? यहाँ पर सलथ अवस्था है। सलथ अवस्था का मतलब यह है कि उस कोशिका में पानी की कमी है। पानी की कमी होने का मतलब यह हुआ कि वो कोशिका फूली हुई नहीं है, बल्कि मुरझाई टाइप में है, वो ढीली ढाली अवस्था में है। तो ढीली ढाली अवस्था में इसका मतलब वहां पर कोशिका भित्ति दाब नहीं लग रहा है, वहां पर
कोशिका भित्ति के ऊपर कोई दबाव नहीं लग रहा है, वहां पर जल की क्या है, कमी है। तो इसका मतलब वहां पर जो टीपी है, स्फीत दाब है, वो क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर ये कहूं मैं कि सलत अवस्था में जो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, उस कोशिका भित्ति पर स्फीत दाब न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम। इसका मतलब ये हुआ, स्फीत दाब को अपन क्या दर्शाते हैं, टीपी। टीपी इसका मतलब यहाँ क्या है, शून्य। टीपी यहाँ क्या है, शून्य। अब अपना संबंध क्या था, अपना संबंध यह था डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब आपको पता है कि टीपी यहाँ क्या है, शून्य है, टीपी तो है ही नहीं, टीपी नहीं है, इसका मतलब डीपीडी किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर। अर्थ है यहाँ पर यदि टीपी बराबर शून्य हो, टीपी क्या है, शून्य है, तो फिर जो डीपीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर। अतः डीपीडी बराबर ओपी। तो जब कोई पादप कोशिका सलत अवस्था में होती है तो ये संबंध पाया जाता है उसके मध्य, यानी डीपीडी किसके बराबर होती है, ओपी के बराबर होती है। ये आप थोड़ा सा डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि कई बार कंपटीशन पूछ देता है कि जब कोई पादप कोशिका, जैसे प्रश्न ऐसे नहीं डालेगा कि सलत अवस्था में है या स्फीत अवस्था में है, आपको ऐसे पूछेगा घुमाने के लिए प्रश्न को कि यदि किसी पादप कोशिका को अति पराश्रय विलयन में रख दिया जाए, किस विलयन में रख दिया जाए, अति पराश्रय विलयन में रख दिया जाए, तो पादप कोशिका पर उत्पन्न होने वाले संबंधों के मध्य, उत्पन्न होने वाले दाबों के मध्य क्या संबंध होगा। दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन कैसे घुमाता है कि यदि किसी पादप कोशिका को अति पराश्रय विलयन में रख दिया जाए तो उस पादप कोशिका में उत्पन्न होने वाले दाबों में क्या संबंध पाया जाता है। आपको पता है अति पराश्रय विलयन में रखोगे तो पादप कोशिका का जो जल है वो अंदर से बाहर आ जाएगा, अंदर से बाहर आएगा। इसका मतलब है कि अंदर कोशिका क्या हो गई, ढेले ढाली हो गई। इसका मतलब स्फीत दाब नहीं। अब वो स्फीत दाब कब होता है, जब कोशिका क्या होती है, फूलती है, तब स्फीत दाब लगता है। यहाँ पर फूलेगी नहीं, वो तो मुर जाएगी। स्फीत दाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य। अपने पास संबंध क्या था, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। यहाँ पर टीपी क्या हो गया, शून्य हो गया, तो डीपीडी का मान किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन आती है, देखिए दूसरी कंडीशन ये आती है, दूसरी कंडीशन स्फीत अवस्था। स्फीत अवस्था, अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि स्फीत अवस्था होती क्या है। स्फीत अवस्था का मतलब सीधा से यह है कि जब किसी पादप कोशिका को आप जल में रखोगे तो बाहर से जल लगातार कोशिका में प्रवेश करता है। बाहर से लगातार जल क्या होगा, अंदर प्रवेश करेगा। अंदर प्रवेश करेगा तो कोशिका क्या होगी, लगातार फूलती जाएगी, फूलेगी। तो उसके फूलने के कारण उसके जो बाहर की जो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति है वो एकदम तनाव अवस्था में आ जाती है, पूरी फूल जाती है, एकदम टाइट हो जाती है। ऐसी अवस्था को कहते हैं स्फीत अवस्था। क्लियर। अब आपको पता है स्फीत अवस्था आती है तो यहाँ पर जो प्रासरण दाब होता है, ये प्रासरण दाब किसके बराबर हो जाता है, टीपी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप, स्फीत अवस्था के अंदर जो टीपी होगा वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। टीपी बढ़ता है तो सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है, और सांद्रता में कमी के कारण प्रासरण दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ओपी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर। अब ओपी का मान कम होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ता जाएगी, तो डीपीडी का मान भी क्या होगा, कम होगा, और जब पूरा आकार ग्रहण कर लेगी उस समय डीपीडी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे स्फीत अवस्था में जैसे जैसे जल बढ़ेगा तो टीपी का मान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है। अब जैसे जैसे टीपी का मान बढ़ता है तो सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। सांद्रता में क्या आती है, कमी आती है। अब सांद्रता में कमी आएगी तो ओपी का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओपी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ओपी का मान भी क्या होगा, कम होने लगेगा। ओपी का मान क्या होगा, ओपी का मान क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगेगा, और अंतिम अवस्था में, अंतिम समय में
डीपीडी का मान क्या हो जाएगा? डीपीडी का मान क्या हो जाएगा? शून्य। डीपीडी का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। डीपीडी का मान शून्य हो जाएगा। अपने पास संबंध क्या है? अपने पास अतः डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब यहां पर डीपीडी क्या हो गया? यहां पर डीपीडी क्या हो गया? शून्य हो गया। डीपीडी शून्य हो गया तो ओपी का मान किसके बराबर हो जाएगा? टीपी के बराबर। तो क्या होगा? टीपी बराबर ओपी, या ये कहूं ओपी बराबर क्या हो जाएगा? टीपी, या ओपी बराबर टीपी। तो ये संबंध पाया जाता है किसमें? किसमें? जब कोई कोशिका स्फीत अवस्था में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको तीनों प्रकार के दाब बता दिए, तीनों दाबों में संबंध बता दिया, दो कंडीशन बता दी कि जब कोशिका स्फीत अवस्था में है और जब कोई कोशिका चलत अवस्था में पाई जाती हो तो उन दाबों के मध्य क्या संबंध पाया जाता है। अब इस लेसन में आपके 2 पॉइंट बचे हैं, और 2 पॉइंट कौन से हैं? एक है जल विभव अवधारणा यानी हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल, और एक बचा है अंतः शोषण। ये 2 पॉइंट बचे हैं। उसके बाद में लेसन आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। जल विभव जो अवधारणा है उसको उष्मा गति की नियम के आधार पर समझाएंगे, यानी जो परासरण विसरण वगैरह होता है जिसमें जल के अणुओं का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरण होता है, तो उस स्थानांतरण को अभी तक तो अपने सांद्रता के अनुसार देख रहे थे, सांद्रता प्रवणता के अनुसार उनका प्रवाह देख रहे थे, लेकिन जल विभव अवधारणा के अंदर उस जल के अणुओं के प्रवाह को अपन सांद्रता के अनुसार न देखकर जल के अणुओं की गति ऊर्जा के आधार पर देखेंगे। किसके आधार पर देखेंगे? जल के अणुओं की गतिज ऊर्जा के आधार पर, जिसको उष्मा गतिकी के नियमों के द्वारा समझाएंगे। तो जल विभव अवधारणा है, वाटर हाइपोथेसिस है, और इसके अलावा अंतः शोषण है जिसको एम्बिशन भी कहते हैं। अंतः शोषण का क्या महत्व है ये देखेंगे। तो कल अपना पॉइंट लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगला पॉइंट देखेंगे। आज के पॉइंट में इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।